हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो हमारी सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटल्स। आई होप कि आप अभी तक इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जिन क्वेश्चंस की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने। और इनको लिया कहाँ से हमने? इनको लिया भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है। हमने कोई अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अपने पास यही है गारंटीड क्वेश्चन फॉर 2026, ठीक है। हमने जो इस पूरी सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं जो भी है, उसमें हमने बेसिकली इन चैप्टर्स पे बात की है, जिसमें आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे, ठीक है। तो वेटेज इसका बेसिकली 5 से 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो वेटेज इसका बेसिकली 6 मार्क्स का रहता है, 5 से 6 मार्क्स का, ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हमारे क्वेश्चन हैं इसके, ओके। तो बिना किसी डाउट के इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको चाहूं तो इस चैप्टर को केवल और केवल एक शॉर्ट थ्योरी में समझाना चाहूं, इस चैप्टर की हिस्ट्री बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ते क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात की थी, छोड़िए, ठीक है। हम केवल बात करते हैं चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते क्या है। सीधी सी बात है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम ये देखते हैं कि अगर किसी सरफेस पे लाइट गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। बस यही 2 लाइन का एक पूरा चैप्टर है। आप बोलोगे सर सही में? हाँ, केवल इतना ही है। किसी सरफेस पे अगर वो लाइट गिरेगी, फोटोन गिरेगा, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पूरी घटना को पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये चीजें बस इतना ही है चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में किन चीजों पे ध्यान देना है? इन चैप्टर में अगर आपको देखना है तो यही बात बोली थी किसने कि पार्टिकल नेचर भी लाइट रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो लाइट गिरती है उसको पार्टिकल बोला था, जिसका नाम दिया गया था फोटोन। तो फोटोन अगर किसी सरफेस पे, किस पे? किसी भी सरफेस पे नहीं, फोटो सेंसिटिव। चैप्टर का क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव होने वाला इफेक्ट है, तो इसका मतलब फोटो सेंसिटिव उस पे गिरेगा। किस पे? फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। सीधी सी बात। अब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बाहर भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब करंट। करंट का मतलब कौन सा करंट? फोटो करंट। फोटोन गिरा, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हुआ, और बताओ जिससे हमें क्या हुआ? फोटो करंट मिला। तो पूरा का पूरा चैप्टर बेटा यही है। हाँ जी, यही है। इन्हीं को मैं जोड़ जाड़ के आपको पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो एक पूरा अच्छा सा ओवरव्यू दूं मैं इस पूरे चैप्टर का। तो आपको मैंने क्या बताया? हमारे पास एक फोटोन आया, फोटोन गिरा किस सरफेस पे? किसी सरफेस पे गिरा। कैसे सरफेस पे? फोटो सेंसिटिव। सब पे नहीं, है ना। फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरा, ठीक। फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरा तो इसने क्या एमिट किया? जिसको इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कह दो। तो हर जगह देखो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट किया, बिल्कुल किया। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने की वजह से क्या बना? मिला हमें फोटो करंट मिला। यही है बेटा, ठीक है। फोटोन क्या है आपके पास? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या है फोटोन अपने पास? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसकी एनर्जी एच में होती है। तो यही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जी हाँ जी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटो करंट मिला हमें, ठीक है। हमें मिला फोटो करंट, ओके। हमें क्या मिला? फोटो करंट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसी के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। किसने बताया था? आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? आइंस्टाइन फोटो इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप अगर आता है, अगर पूछता है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो यही आपने लिखना है, ठीक है। क्या? एक फोटोन गिरा, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरा, उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिट होता है, उसी को हम फोटो करंट कहते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का केवल दो ही है। ये फोटो करंट अपने पास, इसको हम दो चीजों से इफेक्ट डालेंगे। एक डालेंगे इंटेंसिटी से, और एक डालेंगे, जहां पे कंफ्यूज होते हो आप लोग, ठीक है, एक डालेंगे हम इंटेंसिटी से, और दूसरा हम लोग किस से डालेंगे? फ्रीक्वेंसी से। किससे इफेक्ट डालेंगे हम? फ्रीक्वेंसी से, ठीक। ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। हाँ बेटा, इतना ही है। अब इससे इजी क्या बताऊं मैं आपको, है ना। इससे इजी मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपके क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू है ये वाला ही क्वेश्चन। क्यों आपके मन में सवाल होना चाहिए? बेटा न्यूमेरिकल आता है तो इसी क्वेश्चन से आता है। यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है जिससे पूरे न्यूमेरिकल बनते हैं आज तक जितने भी बने हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। 100% 100% कि इससे ही न्यूमेरिकल बनता है।
ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक है, आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो हमेशा नैनोमीटर में ही मिलेंगी, वो चीजें क्या मिलेंगी आपको, नैनोमीटर में ही मिलेंगी। ठीक है, इस चैप्टर में तो नैनोमीटर को आप एक चीज मार्क करके रख लो, 10⁻⁻⁹ मीटर। हाँ, हमेशा क्या होता है, नैनोमीटर में यूज हो लेता है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपके पिको फेरेड में यूज हो लेता है, पिको फेरेड या माइक्रो फेरेड में यूज होता है आपका। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना, ये छोटे छोटे क्या है आपके पास, जो छोटे छोटे आपके पास जो भी आपके पास नोटेशन है, इनको हमेशा ध्यान में रखा करिए। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस पे गिरता है, क्या, फोटोसेंसिटिव, हुज वर्क फंक्शन इज इतना। वर्क फंक्शन आप लोग जानते होंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेंगे उसका वर्क फंक्शन क्या है, इतना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, क्या निकालना है, स्पीड निकालना है किसका, जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, हिंदी में बात करें, कार्यफलन 3 × 10⁻⁻19 जूल के किसी धातु के पृष्ठ पर 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतन करता है, उत्सर्जित होने वाले तीव्रतम फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे ना इस समय, मैं बात कर लेता हूँ इसकी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बनाना सीख लेते हैं, उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये फोटो सेंसिटिव सरफेस, इस पे गिरता है फोटोन, क्या गिरता है इस पे, फोटोन। ठीक, फोटोन क्या करता है, कुछ एनर्जी अंदर डालता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देता है जो सरफेस की है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है किसी काइनेटिक एनर्जी से, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम के लिख लेते हैं। अगर वो चलता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और तो इसको रोकने का काम कोई करता है, हाँ बिल्कुल काम करता है, उसका नाम होता है वर्क फंक्शन, जो इसको रोकने का काम करता है। मेटल का, हर एक मेटल का अपना अपना एक वर्क फंक्शन होता है, जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकने का काम हमारा करता है। बेटा मेरी बात को समझ गए, सर ये रोकने का काम क्यों कर रहा है, देखिए सिंपल सी बात, मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको। आपको आपकी मम्मी पैसे देती है किसी दुकान से सब्जी लाने के लिए, तो क्या आप पूरे पैसे से सब्जी सब्जी लेते हो और जितना बचता है वापस कर देते हो, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से घपला होता है, 100% होता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, याद करने का तरीका यही है, जितना आपने मान लिया, कोई अच्छा बच्चा होता है जो बिल्कुल भी नहीं मारता, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, 1 आध रुपए की टॉफी तो कोई खा ही लेता है। ठीक है, या तो वो कुछ अलग डिमांड कर रहा होता है, तो वो हर एक मेटल क्या करता है, कुछ एनर्जी अपने पास रख लेता है। तो कंसेप्ट हमारे पास है कि अगर एक फोटोन गिरता है किसी सरफेस पे, तो कुछ एनर्जी लेके आया, क्या किया, एनर्जी लेके आया। तो मान के चलो आपका दोस्त आया भागते हुए आपके घर पे, और आप घर पे बैठे हो, तो ये घर है, आप इलेक्ट्रॉन हो, आप घर पे आया और आपको बोला और आप चले गए। ऐसा होता है नहीं, अगर घर पे पापा हैं तो थोड़ी देर पापा को पटाना पड़ेगा, यानी कुछ एनर्जी वहां खर्च होती है, फिर वो जो बची हुई एनर्जी वो आपको मिलती है। तो जो आपका दोस्त जितनी एनर्जी लेके आ रहा है, थोड़ा आपके पापा पे खर्च करता है, यानी वर्क फंक्शन। अगर मम्मी है थोड़ा कम करेगा, है ना, अगर बहन है तो थोड़ा सा और कम करेगा, अगर आप अकेले हो तब तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा, फिर भी आपको पटाना पड़ेगा, चल भाई मेरे साथ। तो वो चीज आपको वर्क फंक्शन ध्यान में रखनी है। तो इसकी पूरी इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आया, उसने कुछ, आपका दोस्त एनर्जी लेके आया फोटोन, उसने कुछ वर्क फंक्शन में काम खत्म किया, कुछ काइनेटिक एनर्जी में खत्म किया, बस इसी से सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में पूछा है हमसे, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड की स्पीड क्या है। तो बेसिकली अपने पास इक्वेशन क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे समझा देंगे आपको। क्या हो गया, एनर्जी लेके आया, ये वर्क फंक्शन हो गया, और उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। सर आपने तो फाइव लिखा था, हाँ एच म्यू नॉट, जो एनर्जी लेके आता है वही एनर्जी मिलती है। एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो गिवन है क्वेश्चन में वो है लैम्डा बराबर 400 गुणा 10⁻⁹ जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 × 10⁻⁷ ठीक है, इतनी की वेवलेंथ है। तो यहाँ ये म्यू तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 नॉट वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम निकाल भी केवल मैक्सिमम स्पीड ही निकाल सकते हैं, हम मैक्सिमम स्पीड के अलावा दूसरी चीज निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो v निकालेंगे, तो h की वैल्यू कितनी होती है आपको याद करना, नहीं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपके पास 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ आपको याद करनी है, नहीं आपके जो एग्जाम पेपर होता है उसके फ्रंट पेज पे वैल्यूज लिखी हुई होती है कांस्टेंट की। ठीक है, आपके पास v की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू कितनी होती है,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब इसको अरेंज करेंगे और अपना v की वैल्यू निकाल लेंगे, 2/3 गुणा 10⁶। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन भी दिया है इसमें। वर्क फंक्शन आपका 3 गुणा 10⁻−19 दिया था। तो सारी चीजें पुट करोगे, एच म्यू आपने एच की वैल्यू रखी, आपने सी की वैल्यू रखी, आपने लैम्डा की वैल्यू रखी, उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दिया, इसको इधर लाके माइनस कर दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 2 से गुणा किया और m से डिवाइड किया। तो m क्या है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इनमें से मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो आपको याद करनी है, सारा का सारा तो एग्जाम पेपर में गिवन होता है। ठीक है, और ये फाई या तो फिर ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो, केवल और केवल कंसेप्ट जानना है हमें, और सारी चीजें आपको दी है। बेसिकली जो इसकी इक्वेशन बनेगी मैं बना देता हूं आपके लिए। एच सी बाई अपने पास लैम्डा है, जिसको हमने लिखा कितना, 5 प्लस हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स। मैक्स, हाँ जी, मैक्स ही कैलकुलेट करना, और फॉर्मूला भी केवल मैक्स का ही होता है। ठीक है, वी वेलोसिटी हम निकालते भी नहीं है इसकी, तो हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर मैक्स बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एच सी माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा इनटू, ऊपर गुणा करेंगे 2, नीचे m, ऊपर गुणा कर देंगे बेटा 2 से। ठीक, ये आपका कहानी बनी है। ठीक है, तो v स्क्वायर मैक्स आपका निकल गया, लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी उसको आप क्या करोगे, रूट में ले लोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब तो वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन सिखाने का यहाँ पे मकसद भी नहीं है, केवल कंसेप्ट। इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, कभी आपको कभी आपको केवल फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो आपको ऊपर वाले से केवल और केवल अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो एच सी बाई लैम्डा भी लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देगा, तो ये जो वी नॉट है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट बात करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। क्वेश्चन से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन से हमको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। क्या करने हैं, इसी क्वेश्चन से हमें सारे क्वेश्चन बनाने। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहा है, मेटल के लिए बात कर रहा है, यानी पापा को पटाने के लिए कितनी एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही एनर्जी होता है, आपका दोस्त जो लेके आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए ओके, और कोई कोई इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर वेलोसिटी, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो आपको क्या जरूरत है, आपको हाफ एम बी स्क्वायर भी नहीं लिखना है ना, आपको हाफ एम बी स्क्वायर भी नहीं लिखना है। कभी कभी आपको सीधे एनर्जी दे देगा, आपको फोटोन यहाँ पे वर्क फंक्शन दे देगा, आपको के देना, के मैक्स निकालना होगा, तो के मैक्स तो सीधे ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आप निकाल लोगे। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे अटेम्प्ट तो जरूर होना चाहिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन इज अ मेजर क्वेश्चन, आपको या तो केस बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, इससे कुछ भी कर सकता है, मैं इतना इजीली बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला, हाउ विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड। कुछ नहीं आया समझ में, होता है। velocity of electron decreases and accelerating potential is increased, justify your answer। हिंदी में बात करें, किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस प्रकार प्रभावित होती है जब इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है तथा त्वरक विभव में वृद्धि होती है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि आपने जो उत्तर बोला है वो सही बोला है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कौन सा, हम एच सी बाई अगर लैम्डा लिख रहे हैं तो वो क्या चीज है ना। ठीक है, तो आ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सोल्यूशन की। लैम्डा की बात करता है, एक चीज याद रखिए, 2-3 फॉर्मूले हैं, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे E इज इक्वल टू होता है आपके पास एच म्यू, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक फोटोन, जब इसकी किसकी मोमेंटम की बात करें तो मैं एच बाई लैम्डा भी लिख सकता हूँ। सर कंफ्यूज करो नहीं, ये 3 फॉर्मूले तो मुंह पे रट लो, मैं कसम से कह रहा हूं, इससे बाहर नहीं जा रहा फिर कोई चीज, इससे बाहर कोई चीज आपकी जा ही नहीं रही चैप्टर में। इतना तो करना ही पड़ता है यार, इससे ज्यादा क्या ही करोगे, फिर इससे कम में तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा इसने, क्वेश्चन से क्या पूछा
ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे फर्क पड़ेगा जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया जाएगा। तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला देखो, इसमें से कोई है एमवी वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो यहां से अपने फॉर्मूला बना दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम पी। अब यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी डिवाइड में, डिवाइड का मतलब वो कम करता है, तोड़ रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। डिवाइड वाली चीज जब भी डिक्रीज करती है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। जैसे 10/5 आंसर आया 2, 10/2 यानी 5 से अगर 2 कर दिया आंसर आया आपका 5। तो जब भी डिवाइड वाली चीज घटती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वेग में कमी के साथ दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा इसने मेरे प्यारे बच्चों बोला एक्सकलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। अब ये एक्सकलरेटिंग पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर दोगे तो वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। क्या लगता है आपको एक्सकलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है। मैं सिंपल से आपको बता देता हूं, ठीक है। एक्सकलरेटिंग पोटेंशियल इतना इजी बताता हूं। मान के चलो आपके पास एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। आप क्या कर रहे हो, इस पे लाइट मार रहे हो, फोटोन मार रहे हो, तो क्या निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन मान बोले तो नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो। अब सामने एक प्लेट रख रहे हो, वैक्यूम अंदर चैम्बर बना रहे हो, उसके सामने क्या कर दे रहे हो आप, एक पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो एक प्लेट को। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भैया वो तो खींचा चले जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यही है एक्सकलरेटिंग पॉजिटिव ओ पोटेंशियल, जिसको हम हिंदी में त्वरक विभव भी कहते हैं। अगर तुम इसको बढ़ा दोगे, अगर तुम इसको बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्पीड जाएगा, कहेगा चल भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो स्पीड अगर ये जाएगा तो इसका वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वेवलेंथ कम हो जाती है। कैसे निकालोगे सर फॉर्मूला, अब मैंने आपको चीजें बताई हैं। देखो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा। बात किसकी कर रहे हैं, लैमडा की। तो लैमडा कितना हो जाएगा, तो लैमडा कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से, एच सी बाई ई हो जाएगा, एच सी बाई ई, याद रहेगा, एच सी बाई, सर ये 2 MEeV कहाँ आया। अब इसमें बात करते हैं 2 MEeV कहाँ से आया। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक सिंपल सी बात होती है, किसी भी चीज की जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली वो डिपेंड किस पे करती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, ईवी के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ से अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो रूट में 2 MEeV आता है। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई 2 MEeV, 2 MEeV, 2 MEeV। ई क्या है यहाँ पे, वोल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना कि वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर इसमें एक्सकलरेटिंग पोटेंशियल में अगर इस पोटेंशियल ईवी में वृद्धि करते हो तो आपका दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, नीचे डिवाइड में बढ़ा रहे हो तो ऊपर कम हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू, अगर नीचे कम कर रहे हो तो बढ़ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते, पूरा 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है और कितने प्यार से हम एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। बात कर रहा हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी रोकने वाला, नाम समझ में आ रहा है ना। तो फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस, कोई फोटोसेंसिटिव है, चेंज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉर डिक्रीज, चेंज होता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉर इंक्रीज। स्टार्टिंग में मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, और द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज डिक्रीज, जस्टिफाई योर आंसर। किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पृष्ठ के लिए निरोधी विभव के में किस प्रकार परिवर्तन होगा यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि की जाए और आपतित विकिरण की तीव्रता कम कर दी जाए। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कर लोगे पुष्टि, करो, कर दिया, चलो। देखिए बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था, दो चीज थी आपके पास, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब होता है एनर्जी से, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर से। आप बोलोगे सर क्या, अगर कोई क्रिकेटर, आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर उसको बहुत तेज से बॉल मारोगे और उसके यहाँ पे चोट लगी तो एक बार चिल्लाएगा आ, तो आपने ये आया फोटोन लगा, फोटो सेंसिटिव था, मुंह से इलेक्ट्रॉन निकला। और बहुत हल्की है तो फिर आवाज नहीं निकलेगी, यानी वर्क फंक्शन ज्यादा है, स्पीड मारना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन अब अगर जितनी बार बॉल मारोगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी उतनी बार चिल्लाएगा धा इधर से आ, धा इधर से आ, धा धा धा। तो समझ रहे हो, उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ रहा है। समझ रहे हो, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इतना कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो करंट बढ़ जाता है। तो इंटेंसिटी फोटो करंट को बढ़ाता है और फ्रीक्वेंसी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी को अगर याद रखना है तो स्पीड ऑफ बॉल, और अगर काइनेटिक एनर्जी को याद, ओ
इंटेंसिटी से याद रखना है तो नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। आपका फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, लिख दो, स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ फोटॉन, किस फोटॉन मतलब जो बॉल करा रहे हो आप, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, फोटॉन तो फोटॉन ही होता है, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके बाद इंटेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी का बेसिक ऐसा लिख के नहीं आना, समझने के लिए है, ठीक है। आपको आंसर कैसे लिखना है, नंबर ऑफ फोटोन, आपसे पूछेगा नहीं ऐसा, आपसे पूछेगा इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसने बोला अगर मैं द फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। मैं इतना इजी बता रहा हूँ, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बताओ, पूरा यहीं पे रिवीजन हो रहा है। तो ये सरफेस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल रहे थे और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था, तो इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे थे। लेकिन अब तुमने खेला खेला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो ये रोक लेगा, क्या करेगा ये, रोक लेगा, रोकेगा। अब इसको क्या, अब इसको तुमको बड़ा, अब तुम यहाँ से लाइट स्पीड मार रहे हो और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, स्टॉपिंग, अगर तुमने स्पीड मारा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेगा, अब तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्रोनोलॉजी समझो। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, तुम रोकना है उसको, तुमको बाहर नहीं जाने। अब तुम्हारे पापा ने वो लगा दिए कि इसको मैं रोकूंगा, आज स्टॉप करके रहूंगा, ठीक है। अब दोस्त कैसे भी आ सकता है, अरे मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बोल सकता है। ऐसे बोलेगा अगर खेलने चल रहा है तो उसका मतलब वो हल्का पड़ गया है, और 3-4 दोस्त आ रहे, इंटेंसिटी बढ़ गई है। समझ रहे हो कहानी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड आता है। अब तुम पे जब लग रहा है या तुम्हारे पापा को रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, जल्दी से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। लेकिन इंटेंसिटी अब ज्यादा आ रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता। अब ज्यादा आ रहे हैं, सेम एनर्जी के ज्यादा, अलग अलग, अब देखो ज्यादा आ रहे हैं, मान के चलो एक दोस्त आ रहा था बहुत ज्यादा एनर्जी से, अब उसी है ना, उसको रोक दिया आपने, कुछ भी बोला चल निकल, दूसरा तीसरा चौथा लगातार आ रहे हैं, उसी स्पीड से आ रहे हैं, चल निकल चल निकल चल निकल से काम बन रहा है ना। लेकिन वही अगर ज्यादा एनर्जी से आ रहा है तो चल निकल से नहीं मान रहा है, नहीं जा रहा है ना, समझ रहे हो। तो इंटेंसिटी घटाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को प्रभावित करता है, नंबर्स को, उनकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहां से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल जो आने वाला बंदा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन ओनली फ्रीक्वेंसी। समझ गए ना, कितना आसानी से समझाया मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ओनली, याद रखना है, नोट पॉइंट बनेगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ओनली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पढ़िए, कहानी को आगे बढ़ाई, ये बहुत अच्छा है, चलो पढ़ो। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में कहानी बढ़ाई थी आपको, फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये वो फोटो सेंसिटिव सब, उससे बाहर निकली क्या अभी तक कहानी, नहीं निकली, निकलने भी नहीं दूंगा। कंसिडर अ न्यूट्रॉन ऑफ मास m ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ, क्वेश्चन पढ़ लिए, एंड अ फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी, और एक फोटोन भी है, दोनों की क्या है, एनर्जी सेम है, ठीक, मान लिया, चलो। उसके बाद कह रहा है लेट लैम्डा एन और लैम्डा पी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिस्पेक्टिवली, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा एन बाई लैम्डा पी। उसके बाद बोल रहा है हिंदी में, गतिज ऊर्जा E के किसी न्यूट्रॉन द्रव्यमान m तथा समान ऊर्जा के किसी फोटोन पर विचार कीजिए। मान लीजिए न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग लैम्डा एन तथा फोटोन की दे ब्रोगली तरंग लैम्डा पी है। लैम्डा एन बाई लैम्डा पी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बताओ क्या करना चाहोगे। वही देखो, एच सी बाई लैम्डा, ई बाई, वही कहानी चल रही है, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू। तो ई इज इक्वल टू अपने को पता है एच म्यू, या हम इसको बोल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा।
किसके लिए? फोटोन। ये प्रोटॉन याद मत रखना, इसको फोटोन है ये। तो हमने इसके लिए क्या बोल दिया? प्रोटॉन के लिए बोल दिया इसको, फोटोन के लिए, सॉरी मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ, Hc/E। अब बोलोगे सर न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के लिए हम बात करेंगे, उसकी जो एनर्जी के लिए बात करेंगे, उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है उसकी एनर्जी। तो हम इसको लैम्डा एन को बोल सकते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है आपका H/P। यही मैंने बताया था भाई, P = H/λ। P को हम mv लिख सकते हैं, और mv का वो P हमारे वो mv है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से अगर केवल v के मान करूं, हाफ mv² = ev के बराबर होता है। अगर मैं v निकालूं केवल और केवल, तो कितना हो जाता है? √2me। मैं अभी आपको फॉर्मूला वगैरह कराने के मूड में नहीं हूं, आपको करना भी नहीं है, आपको केवल और केवल रट लेना है इसको, 2me। रेशियो निकाल दो, हम लैम्डा एन बाई लैम्डा पी कर देते हैं। एक छोटा सा स्टाइल बताऊंगा आपको, जो ऊपर वाली वैल्यू है लैम्डा एन को ऐसी रखो, h/√2me, और जिसको डिवाइड करना है उसको उल्टा करके गुणा कर दो। मतलब ऐसे नीचे ऊपर लिखने में मजा नहीं आता ना, तो इसको उल्टा करो और गुणा कर दो। किसको? Hc/E को उल्टा करो, E/Hc कर दो। H से H उड़ेगा, C से C उड़ेगा, आ गया अपने पास √E/। क्वेश्चन यहाँ पे करने का कोई, इसका कोई कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल क्वेश्चन के कंसेप्ट से मतलब है। क्या कि हमारे पास प्रोटॉन के लिए अगर लैम्डा की बात हुई, अगर हमारे पास फोटोन के लिए लैम्डा की बात हुई, तो हमने क्या कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़िए एक बार आराम से, पॉज कर लीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? हाउ डज आइंस्टाइन photoelectric equation explain the emission of electrons from a metal surface? Explain briefly. क्या बोला? हाउ डज आइंस्टाइन photoelectric equation explain emission of electron from metal surface? Explain briefly. बताता हूं अभी। Plot the variation of photons with conductor plate potential for a different intensity of incident radiation and intensity of incident radiation. ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी में बात करें, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, किसी धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए, व्याख्या किस प्रकार करता है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए, आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रकाश विद्युत धारा का संग्राहक प्लेट पर विभव के साथ विचरण ग्राफ खींचकर दर्शाइए, तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा के लिए विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए। तो क्वेश्चन आई होप सो आप समझ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझ गए होंगे, फोटोन पे ये गिरा, फोटोन गिरा, फोटोसेंसिटिव पे निकला फोटो इलेक्ट्रॉन, यही तो मैंने बात की। बस उसमें एक बीच में आ जाता है कि एक रोकने वाला है यार, मेटल का वर्क फंक्शन, वो ना होता तो सारे इलेक्ट्रॉन आज के समय में अपने सरफेस को छोड़ के उड़ गए होते, है ना। चलिए बात करते हैं किसकी। आइंस्टाइन ने माना कि किसी लाइट फोटोन, लाइट क्या होती है वही मैं कहानी बता रहा हूँ, देख लो। लिखेंगे कैसे? आइंस्टाइन ने माना कि लाइट फोटोन से बनी होती हैं और हर फोटोन की ऊर्जा hν होती है। बता दिया पहले। जब एक फोटोन किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी गिरा मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराए, तो अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन से बोलता है बाहर चल। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, लेकिन वो जो ऊर्जा लेके आता है इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं जाता है। अब ऊर्जा का हमेशा सीधे सीधे काम तो होता ही नहीं है, तो क्या होता है, दो तरीके से उपयोग करता है। 5 वर्क फंक्शन, मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, यानी मेटल कहता है कुछ मेरे को दे, पैसे फिक्स है उसका अगर पूरे उसने कुछ दे दिए, उसके पास पैसे बच गए तो ले जाएगा, अगर पूरे के पूरे मांग लिए तो नहीं ले जा पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास बची हुई एनर्जी, इसलिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मिलता है। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं? hν = φ0 × kmax। अगर hν φ0 से बड़ा है, एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होती है, तब इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलता है, दुनिया देख पाता है, नहीं तो नहीं देख पाता है। ठीक है, ओके। तो फाई है तो फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन कम होगी और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, और अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी hν φ0 से कम है, तो फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से कम होगी और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो। यहाँ पे इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को पूरी तरह से समझाता है। बेसिक सी बात है कि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, या आपकी बात करूं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। अगर वो ही नहीं रही तो वो बेचारा वर्क फंक्शन को कैटर ही नहीं कर पाया। चलो, तो अगर दूसरा चीज इसने बोली, आपको एक प्लॉट बनाना है किसका, फोटो करंट। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलने, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब क्लास 10 की बात की करंट का बनना, लेकिन यहाँ पे तो फोटो करंट बनता है। तो इस फोटो करंट का वेरिएशन किसके साथ दिखाना है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या है, नहीं आया समझ में, बताते हैं क्या बोला है। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, एक होता है एमिटर, एक होता है कलेक्टर, ठीक है। तो मैंने वही बोला, जो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो एमिटर, और जो इसको ग्रहण करेगा जिसपे चार्ज लगा रहे हैं वो आपका कलेक्टर। अब कलेक्टर पे अगर तुम बढ़ा दोगे, किसको बढ़ा दोगे, करंट को, पॉजिटिव चार्ज को तुमने बढ़ा दिया, पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट चलो 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 पॉजिटिव चार्ज के पास चलो, लेकिन एक समय तक, क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है सब खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन को आगे अपनी तरफ स्पीड बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर नहीं निकाल सकता, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो बाहर निकल के इकट्ठा होने लग जाते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है, तब लगाते हैं। ये थोड़ी ना कि तुमने एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट लगाया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे बाद, नहीं, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। तो एक समय तक इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है, उसके बाद ये भी थक जाता है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है, देखिए बेसिकली जो ग्राफ बनेगा आपका, देखिए सबसे कम रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाओगे तो क्या होता है, आपका करंट बढ़ता है, क्या होता है, करंट बढ़ता है, तो फोटो करंट बढ़ता है, I1 I2 I3, यानी डिफरेंट इंटेंसिटी की भी बात कर रहा है, क्योंकि निकलने के बाद वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी फटाफट निकल, अगर फटाफट निकलने तो इंटेंसिटी ज्यादा, अगर आराम से निकलने तो इंटेंसिटी आराम से, अगर इंटेंसिटी कम आ रही है तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा फोटो करंट मिलेगा, ठीक है। तो फोटो करंट रिटार्डिंग पोटेंशियल के साथ या कलेक्टर प्लेट के साथ इस तरीके से बढ़ता है। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल तुम बढ़ाते जाओगे, आपके पास जो फोटो करंट है वो बढ़ते जाएगा, फोटो करंट आया आपका, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, लेकिन एक समय के बाद ये लाइन सीधी हो जाती है, यानी सैचुरेट हो जाता है, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन थे सारे खींच लिए, अब एक सैचुरेटेड करंट बन गया, क्योंकि ये लाइन सीधी हो गई, ठीक है, ओके। मेरी बात को समझे। फिर उसके बाद उसने बोला था ड्रॉ द ग्राफ फॉर फोटो करंट, ड्रॉ द ग्राफ फॉर फोटो करंट विथ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैंने बताया, इंटेंसिटी फोटो करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, जितनी बार बॉल मारोगे उतनी बार वो चिल्लाएगा, उतनी फोटो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, निकालना बढ़ाएगा, नंबर ऑफ फोटो करंट को बढ़ाएगा, तो स्ट्रेट है, इंटेंसिटी बढ़ी फोटो करंट बढ़ा, 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 ठीक। दोनों ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे ना कैसे करके एग्जामिनर का एक काम दिया होता है कि इन दोनों ग्राफ में से किसी एक को घुसा, सच बता रहा हूं, कैसे भी करके दोनों ग्राफ में से एक ग्राफ को घुसाओ, ठीक है। तो बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट रखेंगे, पूरा चैप्टर मैंने कोशिश की आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक है। तो बाय बाय, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बिल्कुल पढ़ते रहिए, आराम से पढ़िए, यहाँ से नहीं, कहीं और से नहीं, कहीं और से नहीं, लेकिन पढ़िए जरूर, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। बिना आपके टाइम को जाया किए हुए हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एक छोटा सा कोट आप सभी के लिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।